सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया बोल है में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और एक नई सुबह के साथ आपको वेलकम कहते हैं। 17 मई आज के दिन दुनिया भर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है और हाइपरटेंशन के कई रीजंस होते हैं। हाइपरटेंशन में बेसिकली हमारा ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो जाता है और इसकी कई वजूहात हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की टेंशन है, कोई आप ऐसी खबर सुन लेते हैं या किसी चीज़ के अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, आप बार बार सोचते रहते हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अल्लाह रहम करे, यकीनन बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन तलहा इससे भी ज़्यादा आज एक बड़ा ही अफसोसनाक दिन भी है। कल एक बड़ा सानिया हुआ है कराची में और मेरे ख्याल से शायद आप लोगों का नहीं पता आप लोगों ने क्या किया है क्या नहीं, लेकिन वो बच्चे की वीडियो देखने के बाद जो अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रहा था, मैं रात भर नहीं सो सका। और मैं रात भर अपने आप से यही सवाल कर रहा था कि ये इस चीज़ का सो मोटो कब लिया जाएगा कि रात को 12 बजे जो अदालत लग रही है, जिसको 24 घंटे खुले रखने की बात हुई थी, 3 ब्लास्ट इन 40 दिनों से भी कम वक्त में जो है तलहा 3 ब्लास्ट हुए हैं कराची में सिर्फ, जिसके अंदर गैर मुल्की लोग भी मरे हैं और अपने मुल्की लोग भी जो है वो शहीद हुए हैं। कल एक बच्चे की वालदा के साथ जो हुआ है, जिस तरीके से वो बच्चा झंझोड़ रहा था अपनी माँ को, मुझे हमारे प्राइम मिनिस्टर की 2010 की वो बात याद आ गई जब वो लाहौर के सीएम हुआ करते थे और उन्होंने कहा था कि भाई हमारा और आपका स्टांस तो सेम है, तो पंजाब में आप क्यों धमाके कर रहे हैं। ये उनकी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है तला, जो कि आपको भी याद होगी। और उसके बावजूद कराची के साथ जो हो रहा है, जो यहाँ के बच्चों के साथ हो रहा है, मेरे ख्याल में हम इसे भी भूल जाएंगे 3-4 दिनों में। अग्रीड, 100% आप बिल्कुल जैसे सही हम हर चीज भूलते आ रहे हैं। हमारे कौम का अलमिया ये चल रहा है वरदान तला कि हम भूल जाते हैं। मोटरवे पे, हाईवे पर एक माँ का रेप होता है उसके बच्चों के सामने, हम बड़ा शोर मचाते हैं, हम भूल जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ बच्चों के माँ बाप को गोली मार दी जाती है समझ के कि वो दहशतगर्द हैं, लेकिन हम थोड़े अरसे शोर मचाते हैं, उसकी फीडर की बोतल दिखाते हैं बच्ची की, हम भूल जाते हैं। लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। जहां अदालतें रात 12 बजे खुल जाती हैं उसके लिए अदालतें कभी किसी चीज पर एक्शन नहीं हो रहा है, ना जाने कब होगा। ये एक्शन सिर्फ सड़कों पर हो रहा है तला, और बहुत डिसअपॉइंटमेंट। फ़हीम, हम लाश के सामने खाना खा लेते हैं, शादी का भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से हमारे सामने एक माँ अपने 20 साला बच्चे पे छुरी फेर देती है, हम भूल जाते हैं। हमारे यहाँ रोज कई बच्चे ज्यादती का शिकार बनते हैं और उनकी लाशें खेतों से, झाड़ियों से मिलती है, हम भूल जाते हैं। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन वी आर इन। हमें सोचना चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। पॉलिटिकल फ्रंट पे भी हम इसी तरह की सूरत हाल का शिकार है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं कि सियासतदानों ने क्या कहा था, क्या वादे किए थे। इस वक्त जो सिचुएशन है वो भी बहुत सीरियस है। या हमें IMF से लोन लेना है या हमें इलेक्शन की तरफ जाना है, केयर टेकर सेटअप की बातें हो रही है। लेकिन पहले नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। जवाबी के मैदान से कप्तान की ललकार, सारे मुखालिफिन को एक साथ शिकस्त देने की पेशगी इत्तला। बोले इन चोरों गुलामों को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, मुतालबा सिर्फ एक है, फौरी इलेक्शन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास आज फिर बुला लिया। लंदन यात्रा पर भी इत्तेहादियों को कभी एतमाद में लेंगे। अगर ज़हनी सेहत का ख्याल रखना है तो खुद को पुरसुकून भी रखना होगा। माहिरीन का लोगों को एक हफ्ते सोशल मीडिया को बाय बाय करने का मशवरा, मगर क्यों, जानेंगे आज के शो में। और एथिकल हैकिंग क्या है और पाकिस्तान में नौजवान इस पर कैसे काम करते हैं, मिलवाएंगे आज आपको साइबर की आंख का लक़ब पाने वाले नौजवान हुमायूं अली खान से। वैसे तला ये एथिकल हैकिंग क्या चीज होती है? मुझे इट साउंड्स लाइक कि ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बैंक मार्कअप ले रहा है। कानूनी चोरी, कानूनी चोरी, एथिकल हैकिंग। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त बात हो गई है ये, कमाल की। लेकिन हुमायूं आएंगे तो हम उनसे डिटेल में बात ये एथिकल पॉलिटिक्स तो होती है फ़हीम, जब हमारे सियासतदान बिक जाते हैं।
अच्छा जी, ये एथिकल पॉलिटिक्स होती है, ये एथिकल वाकई एथिकल होती है। जैसे बर्नार्ड शाह ने कहा जब था, वो काम करते हैं तब अनएथिकल होते हैं। बर्नार्ड शाह ने कहा था कि अगर सर के बल खड़े होकर देखा जाए इस मुल्क को तो सब कुछ सीधा है, सब कुछ सीधा है। यही हो रहा है हमारे साथ, यही अलमिया है हमारा। और पॉलिटिकल क्या चल रहा है वैसे, क्या सिचुएशन है? सवाबी का जलसा, खान साहब का जलसा, एक और कामयाब जलसा हुआ फ़हीम, और उसमें अगेन वही बातें हमने सुनी है, इलेक्शन का डिमांड किया जा रहा है। इस वक्त जो मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत खतरनाक स्टेट में है कि हमें या डिफॉल्ट से बचना है या डिफॉल्ट होना क्या है। हम बैंकरप्ट होने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम बैंकरप्सी के बहुत करीब हैं। अगर हमने IMF से जल्द अज जल्द लोन नहीं लिया और वो प्रोग्राम मजीद आगे नहीं बढ़ा तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। इसीलिए इलेक्शन की बातें ट्रेजरी बेंचेस से भी होना शुरू हो गई हैं। केयर टेकर सेटअप की डिसीजंस लेना शुरू कर दिए गए हैं। अंदर ही अंदर मीटिंग्स हो रही हैं कि कौन आएगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अगर केयर टेकर सेटअप आ गया तो हम बोलेंगे एक मिनट रुक जाओ IMF को, ऐसा ही इलेक्शन जो केसेस खत्म करवाने थे वो अब हो चुके हैं, अब उनके ऊपर ज्यादा बहस नहीं होगी, तो अब हम इलेक्शन की जानिब बढ़ सकते हैं। ये मुकमुका हो चुका है। जिस काम के लिए आए थे मेरे ख्याल से वो काम तकरीबन हो ही चुका है, और अब इत्तेहादी भी इस चीज की फेवर में है कि इलेक्शन अब जल्द अज जल्द हो जाने चाहिए। इनफैक्ट यहाँ तक कह दिया गया है कि मर्दमशुमारी होने वाली है तो उससे पहले कर लें इलेक्शन या फिर उसके बाद कर लें। मर्दमशुमारी में हम 1,65,00,000 ही रहेंगे तला? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, आपके पास गेस्ट है, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PTI की सीनियर रहनुमा आलिया हमजा साहिबा। आलिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत में बेहद इजाफा तो हम देख रहे हैं, क्या आप मुस्तकबिल करीब में होने वाले आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत भी देख रही हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान साहब के साथ इस वक्त पूरा पाकिस्तान खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनके साथ इस मुल्क के मीर जाफ़र और मीर सादिक ने वो जुल्म किया है, चोरों, लुटेरों, उचक्कों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया है, और एक ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई है कि जिसमें सिर्फ ज़मानत शुदगान, नैब ज़दगान मौजूद हैं। तो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त जो हमारा साथ दे रही है वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए हमारा साथ दे रही है। और मैं आपको बता रही हूँ कि दिन ब दिन इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग और पूरा पाकिस्तान आकर इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो गया। आप 2/3 अक्सरियत की बात करें, मुझे तो लग रहा है कि इनके जो बड़े बड़े सो कॉल्ड लीडरान हैं उनकी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी अपने अपने हलकों के अंदर, और इनके लोटे कहीं अभी भी अपने हलकों में निकलने को तैयार नहीं है। और ये इसके बाद तो आप ये समझे कि इनकी सियासत की तरह से ये जो गद्दार हैं, ये जो भिखारी हैं, ये जो चोर हैं, इनकी सियासत हम आलिया जी बताइएगा कि अगर PTI अक्सरियत हासिल कर लेती है लेकिन 2/3 नहीं होती तो आपको क्या लगता है क्या साबका इत्तेहादियों से एक बार फिर से इत्तेहाद मुमकिन होगा? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, इस वक्त तो अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, अवाम की ताकत हमारे साथ है, और हम ये समझते हैं कि हाकमियत आला अल्लाह की ज़ात के बाद अवाम है। और जिसके साथ पाकिस्तान खड़ा हो, जिसके साथ अल्लाह की ज़ात खड़ी हो, जिसके साथ ये पूरी अवाम की ताकत खड़ी हो, उन्हें दोबारा इक़्तिदार में, मैं तो पहले ही कह रही हूँ, आप 2/3 मेजॉरिटी की बात करें, हम इंशाअल्लाह ताला ये जो आने वाले इंतखाबात हैं इन्हें क्लीन स्वीप करेंगे, अपने मुखालिफिन की ज़मानतें ज़ब्त कराएंगे, इनकी सियासत को पूरी तरह दफन करेंगे। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और इंशाअल्लाह ताला हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर गॉड फॉरबिड अगर कोई अनयूजुअल हालात होते हैं, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ है, और बाकी भी जिस तरह से हमेशा ये एम्पायर्स को मिलाकर गेम करने की अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो हम अपोजिशन में। ये बताइए, कल रात सवाबी में खान साहब ने साबका अदवार की खारजा पॉलिसी को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और ड्रोन हमलों पर कड़ी तनकीद भी की। क्या आप समझती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तब्दीली की ज़रूरत है, और अगर थी तो आप लोगों ने क्यों नहीं की? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सिर्फ इन 3.5 सालों में अगर हम देखें तो तब्दील हुई है। उससे पहले तो हमारी यही पॉलिसी थी कि अमेरिका की गुलामी करो,
अमेरिका के आगे बिछ जाओ, अमेरिका ड्रोन अटैक करे तो हमारे यहाँ के जितने भी हुक्मरान थे वो आगे से कहते थे हम अवाम को संभाल लेंगे, कोलेक्टर डैमेज होता है तो होने दो। कश्मीर का मसला जब उठाया जाता था तो उफा डिक्लेरेशन से उसका नाम निकाल दिया जाता था। इंडिया के साथ अपने पर्सनल टाइज और टर्म्स और तिजारत की जाती थी। जिस तरह से आपने देखा है सचिन जिंदाल तो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके घर के मेहमान हुआ करते थे और उनको कहा जाता था कि ये तो हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। इसके अलावा आपने देखा था कि एक इसराइल को वफ्द गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में और एक अब वफ्द गया है उनके जो छोटे भाई हैं उनके दौर में। सो कैटेगोरिकली दो खारजा पॉलिसीज़ का कंपैरिजन हमें नज़र आता है। लेकिन जो हमारी खारजा पॉलिसी है, हमारी खारजा पॉलिसी इज़ वेरी सिंपल ये कि हम कहीं नहीं कहते कि हम अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, हम कहते हैं हम ये गुलामी नहीं करेंगे, हम कहते हैं हम अमेरिका से एड नहीं लेंगे, हम अमेरिका के साथ ट्रेड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं चाइना के साथ जो हमारी सही। लेकिन अगर आम इंतखाबात से पहले मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि पंजाब में पीटीआई की सियासी मकबूलियत में कमी होगी? मैं जो अवाम की अवेयरनेस देख रही हूँ उससे मुझे ये अंदाज़ा है कि ये या तो ये ऐसा ब्लंडर करेंगे नहीं, और अगर ये ब्लंडर करेंगे तो दैट विल बी द लास्ट नेल इन देयर सियासी कॉफन। इसलिए कि आपने ये देखा है कि जिस तरह से अवाम का बैकलैश आया है जब इन्होंने अपने भगोड़े भाई के लिए जो एब्सकॉन्डर है, आइन की ज़बान में मैं ये कहूँ जो इश्तिहारी है, जो यहाँ से मुजरिम आला 4 हफ्ते के लिए छुट्टी लेकर गया था, बीमारी का बहाना बना कर गया था और अब यहाँ पर 3 साल होने को आए हैं, वो वापस नहीं आ रहा। अगर वो वापस आएगा तो अवाम उनका हिसाब किताब करेंगे, अवाम उनको बताएंगे। जिस तरह से अवाम ने एक दफ़ा इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़मानत शुदगान मुल्ज़िमान को, जदगान और नैब जदगान मुजरिमान को इस मुल्क पर मुसल्लत होने पर रिएक्ट किया है, बिल्कुल इसी तरह से भगोड़े शरीफ के आने पर वो रिएक्ट करेंगे, क्योंकि अब उन्हें ये समझ में आ गई है। एक इतला ये है कि इस वक्त मुआशी सूरत हाल पर मौजूदा हुकूमत बैक फुट पर आ चुकी है, क्योंकि शायद उनसे सूरत हाल संभल नहीं रही और ऐन मुमकिन है कि कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो पीटीआई कौमी हुकूमत का मुतालबा करेगी या फौरी इलेक्शन का? सही तो मैं को ये बता सारी दुनिया ने तमाशा देख लिया। तजर्बाकार हुकूमत पीटते किस तरह से इनकी तजर्बाकारी की हंडिया जो है वो चौराहे में टूटी है, किस तरह से एक तेल की कीमत के ऊपर इन्हें फैसला करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाना पड़े। तो हम तो सिर्फ इतना समझते हैं, ना अहल तो ये थे ही, ना तजर्बाकार तो ये थे ही, एक जुगाड़ लगाकर हुकूमत करते थे अपने कारोबारों को मजबूत करने के लिए, अपनी औलादों के कारोबारों को मजबूत करने के लिए ये हुकूमतों में आते थे। तो सादा सी बात है, जो तेल पर फैसला नहीं कर सकते उन्होंने हुकूमत क्या चलानी है, जो डॉलर को स्टेबल नहीं कर सकते उन्होंने हुकूमत क्या चलानी है, जो स्टॉक मार्केट को स्टेबल नहीं कर सकते उन्होंने हुकूमत क्या चलानी है, जो कुकड़ी जो घर की है इनकी उसकी कीमत को स्टेबल नहीं कर सकते उन्होंने हुकूमत क्या चलानी है, जो 4 दफ़ा बिजली की कीमत बढ़ा चुके हैं 1 माह के अंदर उन्होंने हुकूमत क्या चलानी है, जो अशियाए खुर्दोनोश में 16% इजाफा हो चुके हैं उन्होंने इस हुकूमत को क्या चलाना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये तो ना अहल भी हैं ना तजर्बाकार भी हैं, और अब ये सारी इनकी चोरियां चकारियां भी अवाम के सामने आ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया पीरमा आलिया हमजा हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन फ़हीम, एक चीज़ जो हमेशा से मुझे लगता है कि पीटीआई के लिए नुकसान जो साबित होगी वो है उनका ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसा ही है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान होता है, एंड देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, बड़ी मजे की बातें जो हैं, बड़ी मजे की बातें जो हैं वो आलिया साहिबा कर रही थी, पर मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि मलेशिया का जो ट्रिप कैंसिल हुआ था उसमें अमेरिका की तो कॉल नहीं आई थी, अब वो कॉल किसकी थी और बेल कैंसिल कैसे करवा रही है, और कैंसिल कैसे करवाया गया था। तो ये गुलामी वाला उनसर और इतना एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके बातों को आगे बढ़ाना, ये मेरे ख्याल में शायद वही बात है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने एक मरतबा कही थी कि ये सियासी बयान और वो
शोला बयानी और ये इस किस्म की कोई चीज़ है, तो ये नहीं करना चाहिए। हमें रियलिटी और फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, 2/3 मेजोरिटी से नहीं, वो सारी सीट्स लेके चले जाए, कोई मसला नहीं। चाहे फिर सितारे जो है रियलिटी और फैक्ट से बहुत दूर हों। सितारों की अगर जहां पर बात होती है नाजरीन, तो आपको बताया कि बोल्ड प्रेडिक्शन में आपको बताया जाता है कि सितारे किस करवट बैठ रहे हैं। सुपरमून भी हो गया है, सोलर एक्लिप्स भी हो गया, और इसके बाद सितारों ने अब क्या करवट ली है। हमारे प्रोग्राम में भी सितारे गर्दिश कर गए हैं, पीछे से फूल हट गए हैं। कराची शहर पाकिस्तान के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स आ गए, तो हमारे सितारे भी गर्दिश, हमारे सितारे अब गर्दिश से निकल आए हैं, गर्दिश से निकल आए हैं हमारे सितारे। तो आज हमारे साथ सितारों पर बात करने के लिए फातिमा रसूल मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि सितारे किस करवट बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, वेलकम टू द शो। जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा रिफात, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि खान साहब जो है वो बहुत ही एक्टिव नजर आ रहे हैं, बड़े जबरदस्त उन्होंने जलसे कर दिए हैं। एक सीरीज ऑफ जलसा जो है वो उनकी चल रही है, और हर जलसा पिछले जलसे से ज्यादा कामयाब होता चला जा रहा है। हुकूमत के तब्दील होने के, असेंबलियों के तहलील होने के इम्कानात भी हैं, कुछ रूमर्स भी चल रही हैं, शायद इसके पीछे कुछ हकाइक भी हों। आप ये बताइए कि सितारे इस बारे में क्या कह रहे हैं, सितारों का किस रुझान किस जानिब है? देखिए जी, खान साहब के जो सितारे हैं वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन अगर हम हुकूमत की बात करें तो जहाँ तक रूमर्स की बात है तो फिल वक्त तो मुझे किसी करवट बैठते नज़र नहीं आ रहे ये लोग इस वक्त। तो ये मुझे हुकूमत एज इट इज़ चलती ही नज़र आ रही है, मुश्किल से ही सही, लेकिन अक्टूबर तक ये मतलब इसी कशमकश का ही शिकार रहेंगे और हुकूमत को घसीटने की कोशिश हमें नजर आएगी, और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक ये सब कुछ स्ट्रगलिंग मुझे टाइम पीरियड नजर आता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर इलेक्शन की बात की जाए, मतलब ये तो आपने हुकूमत का बता दिया कि इसके बाद जो है वो हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। इलेक्शन की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है आपको, किसके सितारे ज्यादा स्ट्रांग हैं? इलेक्शन अगर होते हैं तो इमरान खान साहब के सितारे ज्यादा स्ट्रांग हैं या नून लीग की हुकूमत दोबारा आ जाएगी? और साथ में मैं ऐड ऑन करना चाहूँ, क्योंकि अभी कल ही चांद ग्रहण गया, तो उस पर भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा। तो क्या इसकी वजह से सितारे गर्दिश में आएंगे नून लीग के या पीटीआई के? देखिए जी, अगर कल के हम ल्यूनर एक्लिप्स की बात करें तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम तो ला रहा है, और इस पर सारे जो पार्टीज़ हैं उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन जहाँ ये नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है वहाँ ये कुछ लोगों के लिए अच्छी चीज़ें भी लाता है। तो अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो ये डेफिनेटली उनके लिए समहाउ पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम हमें नजर आता है। तो कब तक आपको लग रहा है पॉजिटिविटी जो है ये जाहिर होना शुरू हो जाएगी? देखिए जी, अभी तो इन सब चीज़ों की क्लैरिटी में बहुत टाइम है, तकरीबन मतलब अक्टूबर तक मतलब हमें कोई चीज़ क्लियर नज़र नहीं आती। अगर हम हुकूमत की बात करें तो हमें हुकूमत स्ट्रगल में नज़र आती है, और अगर हम इमरान खान साहब की बात करें तो वो उनका पलड़ा बेशक भारी ज़रूर रहेगा, लेकिन वो भी हमें कामयाब जलसे करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जो मतलब अवाम है वो इमरान खान साहब की ही हमें साइड पे नज़र आएगी अक्सरियत में। लेकिन अगर हम मतलब ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें कि ये ल्यूनर एक्लिप्स पाकिस्तान के लिए कैसा है, अवाम के लिए कैसा है, और ये सारा टाइम पीरियड, तो ये अवाम के लिए काफ़ी मुश्किलात ला रहा है ये टाइम। मतलब अवाम को अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने में ही काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे, जो अवाम के जो ज़ाती मसाइल हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया फातिमा। मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, और आवाम को इस चीज़ की अब आदत हो गई है। तो मेरे ख्याल में अक्टूबर के बाद भी आवाम आदी हो जाएगी, जैसे कि आपने बताया कि अक्टूबर तक कोई चीज़ क्लियर आपको नज़र नहीं आ रही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर हम ब्रैकेट्स में बात करें तो पंजाब हुकूमत जो है, हमजा शहबाज साहब बड़े स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं मुश्किलात से, उनके सितारे इस बारे में क्या कह रहे हैं? उनके सितारे गर्दिश में रह रहे हैं, और कल के ल्यूनर एक्लिप्स के बाद उनको मजीद स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा, और ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरी पीएमएल नून लीग को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और उनके सितारे बेशक गर्दिश में ही रहेंगे।
इस सारे सिनेरियो के बाद, और ये जो टाइम पीरियड है स्पेशली जून जुलाई अगस्त, ये नून लीग के लिए बहुत हमें भारी नजर आ रहा है। मतलब इतना स्ट्रगलिंग के उनको वो एक जिद की कैफियत में है कि वो हुकूमत छोड़ना भी नहीं चाहेंगे और वो उनको समझ भी नहीं आएगी कि हम ये सब कुछ करें कैसे। बिल्कुल फातिमा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजहार भी मुश्किल है, नहीं सकते, हम दर्द के मारे हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। तला यहां पर मुझे एक बात याद आई है कि जब आपने बताया कि चांद गिरन हुआ है, तो मुझे याद आ गया सुल्तान फातेह 1459 के, जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया था, वहां पर भी एक ब्लड मून हुआ था और उस ब्लड मून के बाद हाया सूफिया से कुछ लाइटनिंग नजर आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि इट्स अ गुड ओमेन फॉर मुस्लिम्स, और तुर्क्स के लिए जो है वो ब्लड मून जो है वो बड़ा ही गुड ओमेन होता है। और उन्होंने पहले वो मुसलमान थे जिन्होंने, पहले मुसलमान सुल्तान जिन्होंने कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया था। तो ये चीजें बड़ी वैल्यू रखती हैं। आपने तो तारीख ताज़ा कर दी आज फहीम, बहुत ही बेहतरीन, हिस्ट्री के आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आगे बढ़ेंगे, वायरल वीडियो सेगमेंट हमारा होता है। खबर यह है कि अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में इतवार की शब पाकिस्तान में पीर की मुकम्मल चांद गिरन हुआ, जिसके दौरान उसकी रंगत सुर्ख हो गई। जिस तरह सुर्ख रंगत का जिक्र किया फहीम ने, चांद की रंगत उस वक्त सुर्ख होती है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है और इस मौके पर चांद जमीन के साए के तारीक तरीन हिस्से से गुजर रहा होता है, जिससे सूरज की रोशनी उस बिल्कुल उस पर रिफ्लेक्ट करती है चांद के ऊपर, और चांद से आप ये कलर देखते हैं जो सूरज की रोशनी से रिफ्लेक्ट होने से आता है। चांद गिरन की तारीख पर रोशनी डाली फहीम ने भी। यकीनन दुनिया भर में मुख्तलिफ मज़ाहिब में चांद गिरन को मुख्तलिफ अंदाज से देखा जाता है। हिंदू मजहब में भी इसका हिस्सा है और साथ साथ क्रिश्चियनिटी में भी है, और मुसलमानों का भी एक बड़ी तारीख है चांद बिल्कुल ऐसा ही है। और तुर्क्स जो है वो इसके ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा यकीन करते थे। ये सिर्फ ब्लड मून नहीं है, ये सुपर ब्लड मून, ऑल्सो सुपर मून। अच्छा, जितना चांद ग्रहण का असर होता है उतना ही कहते हैं सूरज ग्रहण का असर भी बहुत ज्यादा होता है, और हुकूमत पे कहते हैं कि अक्सर लोगों का मानना है कि जब सूरज ग्रहण होता है तो हुकूमत पे अक्सर भारी पड़ता है, यानी कि और कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खैर अभी इस वक्त हमारा मुल्क भी जो है बहुत ही कई मुश्किलात से दो चार है। हुकूमत के लिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इक़्तिदार का ताज पहन तो लिया है, लेकिन ये कांटो भरा ताज है, ये उतर नहीं रहा। और मुल्क के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि शो भी मुश्किलात का शिकार है, तो स्पॉन्सर की भी जरूरत होती है, इसलिए हम ले रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया बोल है में वक्फा जरूरी है, क्या मतलब? वज़ारत महफूज़ आबादी हुकूमत पाकिस्तान। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। कराची की पुलिस की जो तादाद है वो कराची की आबादी के लिहाज से हार्डली 5% है जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा। और हमेशा से ये वादे किए जाते हैं कि नफरी बढ़ाई जाएगी, कैमरे लगाए जाएंगे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा। वो कैमरे जी 10 दिन में खराब हो जाते हैं। 10,000 लोगों पे 2 पुलिस अफसर, 10,000 लोगों पे 2 पुलिस अफसर जहां पर होंगे, वहां किस तरह क्राइम कंट्रोल किया जाएगा? हमारे लिए कराची के लिए डिजाइन हुए थे ट्रैफिक वार्डन्स, पंजाब में इंप्लीमेंट हो गए, सिंध में आज तक कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तनख्वाहें कम, सब कुछ कम। उन्होंने तो वैसे ही कह दिया है 10 साल पहले कि जी हमारे तो स्टांस सेम है, आप यहाँ क्यों ब्लास्ट कर रहे हैं? तो वहां पर फिर पुलिस की क्या जरूरत है? यहाँ के वार्डन कहाँ हैं? अल्लाह अकबर। यकीनन बहुत अफसोस की जरूरत है। यकीनन हालात बहुत कशीदा हैं, और अगर हमने इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कुछ सख्त से सख्त कार्रवाई फौरन नहीं की, अगर हमने कराची के मसाइल हल नहीं किए, तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान के मसाइल कभी हल लेकिन तला मेरा सवाल अभी भी यही है कि ये अचानक से 3 साल 3.5 साल के वक्फे के बाद बैक टू बैक ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं कराची में, इसकी क्या वजह है, क्या रीजन है? आखिर ये सब होने की वजह क्या है? वेरी ऑब्वियस फहीम, पाकिस्तान को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। वो जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनको मालूम है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये इस वक्त इनके लिए मुश्किल वक्त है, महंगाई में गिरे हुए हैं, सियासी अनसर्टेनिटी का शिकार है, हुकूमत जा रही है, हुकूमत आ रही है, नामंजूर इंपोर्टेड हुकूमत के नारे लग रहे हैं। इससे वाज़ेह हो रहा है कि दुनिया भर की ताकतें पाकिस्तान में हाथ डाल के पाकिस्तान को हिला सकती है, तोड़ सकती है, मोड़ सकती है, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम एक हो जाएं। हम एक नहीं हुए, अपने अपने मफाद के लिए लड़ते रहे तो जाया हो जाएगा। हजूम से कौम नहीं बन पाएंगे, वर्दा ये हमारा एक अलमिया है। अल्लाह करे कि हम कौम बन जाएं, लेकिन न जाने कब वो वक्त आएगा। लेकिन नहीं, अब मुझे लग रहा है फहीम कि हम कौम बन गए, क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरह की पूरी हुकूमत नामंजूर के नारे लगा रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, आवाम उनके साथ इकट्ठा होकर खड़ी हुई है, तो वाकई ऐसा देख के शायद लग रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब के साथ अगर कोई है तो उनके वोटर उनके सपोर्टर हैं,
हमें कौम बनने के लिए हर एक को एक होना होगा, अपने सियासी मफाद से ऊपर बढ़ के सोचना होगा। ये बात पाकिस्तानी बनने की है, पीटीआई का फॉलोअर बनने की नहीं है। ये भी एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो हुआ है। हमारी दुआ है कि सानिया के घर वालों को और सानिया की फैमिली को, उसके बच्चे को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। जब हम इस तरह की खबरें अपने आसपास देखते हैं या इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो भी हमें एक टेंशन हो जाती है, हम एक टेंशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। और आज 17 मई है जहाँ पे कहते हैं हम कि जैसे मुल्क भर में और पूरे वर्ल्ड में हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस हवाले से हम बात करें क्योंकि माहिरीन का कहना है कि अगर एक हफ्ते आप सोशल मीडिया छोड़ दें तो आप हाइपरटेंशन से निकल सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन नहीं होगा। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुईज़, माइंड साइंसेज के डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे। जी मुईज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर मुईज़, ये बताइएगा कि जहनी दबाव से कैसे बच सकते हैं और जिस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन हमारे मुल्क की चल रही है, कहीं ब्लास्ट हो रहा है, सियासी सूरत हाल इतनी गमगीर हुई हुई है, तो इस सब से हम लोग किस तरह से बच सकते हैं, हमारे जहनों पे इससे कैसे असर होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहले तो ये समझना होगा कि ये जो दबाव है, ये दबाव माशरे में से आपकी तरफ आता कैसे है। अभी आपने बात की थी कि महंगाई है, मिसाल के तौर पे हमारे दोस्त बात कर रहे थे, एक शख्स घर से बाहर जाता है, रोड के ऊपर उसको ट्रैफिक नजर आता है, लोग गलत गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में खड्डे हैं, गड्ढे हैं, उसकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल बार बार उसके अंदर जाती है, ऑफिस पहुंचता है जिस चीज की अगर बड़ी ऑफिस है तो एसी है या जनरेटर है, बिजली चली गई नहीं है तो परेशान होगा, घर वापस आता है तो पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अब ये तमाम चीजें एक घर के अंदर, एक घर के बाहर, दो ही जगह इंसान रहता है ना, बेसिकली घर के अंदर रहता है, घर के बाहर रहता है, और तीसरी एक जगह है जिसका ताल्लुक उसकी अपनी जात से, वो अपनी जात में भी रहता है। अब घर के अंदर उसके मसाइल हैं, बच्चों के इम्तिहान है, बिजली नहीं है, बच्चे पढ़े कैसे, सुबह से लाइट नहीं है तो पानी नहीं चली, मोटर नहीं चली, पानी कहाँ से लाए, ये तमाम चीजें। अच्छा, बाहर जाता है, खरीदने जाता है तो चीजें इतनी महंगी होगी कि उसकी 10 तरह से बाहर होगी। ये वो प्रेशर है, वो स्ट्रेस है जो उसके जहन पे बुरी तरह असर करते हैं, और असर करने की वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स उसको शुरू होते हैं। एक, गुस्सा हो जाता है, अदम बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो जाती है, एंग्जाइटी, बेचैनी शुरू हो जाती है, और उसी तरह मुख्तलिफ साइकोसोमेटिक बीमारी भी हो सकती है जिसमें एक हाइपर टेंशन भी है। तो याद रहे कि आपका माशरा, आपका माहौल जो है वो आपकी जिंदगी की ऊपर जो असरात है वो पैदा करता है। सही। डॉक्टर मुईज़, आपने अदम बर्दाश्त की बात की, हमने पिछले दिनों भी अपने शो में बात की थी कि अदम बर्दाश्त हमें हमारे मुल्क में बहुत देखने को मिल रहा है। लोग कत्ल कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे। अगर हम नॉर्मल सोशल मीडिया की बात करें, टिकटॉक के ऊपर लोग कत्ल कर रहे हैं, अगर आप पबजी खेलने से लोगों को मना कर रहे हैं बच्चों को तो वो अपनी वालदा कत्ल कर रहे हैं, तो ये अदम बर्दाश्त। सियासती सूरत हाल में देखें अगर हम कि अगर आप एक सियासी जमात के सपोर्टर नहीं है तो अपने दोस्त को कत्ल कर दिया, या दोस्तियों से बात करना छोड़ दी, पुराने दोस्तों को छोड़ दिया, माँ बाप आपस में बच्चे लड़ झगड़ रहे हैं, तो ये चीज, इसको कैसे आप बताएंगे, हमें जस्टिफाई करें? देखिए, एक मैं मिसाल दूं, घर में अगर एक बच्चा बदतमीजी करता है तो बाप एक थप्पड़ लगाता है, उसके बाद वो सीख जाता है कि मैंने बदतमीजी नहीं करनी। तो ये अदम बर्दाश्त जो माशरे में है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पास कोई कानून, कोई जस्टिस सिस्टम ही नहीं है, किसी को कोई सजा ही नहीं मिल सकती, तो जिसकी जो मर्जी करे वो। आप देखिए, बाहर के मुल्क में एक्सीडेंट होता है दो गाड़ियों के दरमियान, लोग शराफत से बाहर उतरते, पुलिस आती है, रिपोर्ट बनाती है, वो अपने अपने घर चले जाते हैं, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। यहाँ अगर रोड के ऊपर टच हो जाए, ओहो, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। एक बड़ा जरूरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में हर शख्स सोशल मीडिया का गुलाम बना बैठा है। सोशल मीडिया ने हर शख्स को ये ताकत दी है कि अपनी आवाज़ उठाओ, जो दिल में है कह डालो, चाहे सही है चाहे गलत है। साथ ही साथ मैंने कल गुज़िश्ता रात एक रिपोर्ट भी देखी जिसमें यह बताया गया था कि इंस्टाग्राम की वजह से टीनेज गर्ल्स की मेंटल हेल्थ बहुत मुतासर हो रही है। टीनेज गर्ल्स से, आई मीन ऑफ कोर्स 13 to 19, 13 से 19 साल की उम्र की लड़कियों की जहनी सेहत बहुत मुतासर हो रही है। जब वो मुसलसल किसी खूबसूरत लड़की को देखती रहती है तो सोचती है कि यार मुझ में ये ऐप क्यों है, मैं इतनी लंबी क्यों नहीं हूँ, मैं इतनी गोरी क्यों नहीं हूँ, मेरी आंखें नीले क्यों नहीं है, और इस तरह कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। और इस तरह जहनी अमराज बढ़ रहे हैं हमारी सोसाइटी में सोशल मीडिया की वजह से। डॉक्टर साहब देखें जी, पहली तो बात ये, आपके पास मोबाइल फोन है, अब आप इसको इस्तेमाल करें फोन करने के लिए, इमरजेंसी के लिए, या आप पूरा दिन इसके ऊपर वीडियो देखें,
ये तो इख्तियार आपके पास है ना। अब सोशल मीडिया में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब आपने जिस तरह बात की, बिल्कुल ठीक कहा, इसमें एक चीज और भी है, हमारे बच्चे वक्त से पहले जवान हो रहे हैं। आपको पता है बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। उनके जिस्म और उनके जहन के दरमियान जो फर्क है, ये फर्क बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। इसीलिए माशरे के अंदर तशद्दुद भी बढ़ेगा, गलतियां भी बच्चे करेंगे, मतलब घरों से भागना, उसके बाद मोहब्बत की शादियां ऐसे करना कि जिसमें घर वाले नाराज हो, ऐसी कई चीजें होंगी। अभी दो केसेस वैसे भी हमारे सामने दिखे भी हैं हमें इस तरह के। जी जी। अब बच्चा जब सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो देखता है तो हमेशा अपने आप को कंपेयर करता है, वो क्योंकि उसको पॉपुलैरिटी है, वो किसी के टिकटॉक देखता है या कोई ऐसी चीज देखता है कि उसके इतने लाइक्स है, इतने लोग, वो चाहता है मैं भी हूँ। अब उसके पास कमी है, उसके पास वो चीज नहीं है, तो वो कोशिश करेगा उसको एक्वायर करने की, और जब एक्वायर करने की कोशिश करेगा उसमें गलत और सही का इम्तियाज खत्म हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कतई कलामी की माफी चाहूंगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तक आपसे जितनी भी गुफ्तगू हुई उसमें आपने मसाइल को तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बयान कर दिया कि वजह यह है कि सड़क पे खड्डे हैं, इस वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, घर का माहौल खराब है इसलिए हाइपरटेंशन हो रही है, बच्चे जो है उनके पास मोबाइल है वो जैसे चाहे एक्सेस कर सकते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि इसका हल आखिरकार क्या है, इस सारे हाइपरटेंशन से इसका छुटकारा पाने का क्या हल है? क्या इसके लिए हम दवाइयों के गुलाम बन जाएं या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें? ऐसी क्या तब्दीली लेकर आए? अभी आपने मिसाल दी कि जी बाहर मुल्कों के अंदर जो है गाड़ी टकरा जाती है, हंसी खुशी मिलते हैं, सब बाहर मुल्कों के अंदर भी ये हाइपरटेंशन है। अभी एक साइको ने एक मार्ट में जाके 10 लोगों को मार दिया, वहां पर खड्डे नहीं है, वहां पर बच्चों के लिए 115 मौजूद है, 911 मौजूद है, वहां बाप नहीं मार रहा। ये मसाइल हाइपरटेंशन के पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, अगर उस शख्स ने अमेरिका में मारा है तो वो पबजी की वजह से मारा है जी, वो गेम खेल रहा था उसके जहन में, भाई जी, ये चीजें तो दुनिया के हर माशरे में, हमारे यहाँ गुर्बत एडिशनल फैक्टर है। इससे निकले कैसे डॉक्टर साहब? अच्छा देखिए, निकलने का तो तरीका बड़ा आसान है अगर कोई अमल करने वाला। बताइए। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आप पुलिस को लोकल कर दें, टाउन पुलिस हो, सदर के कराची के इलाके में सिर्फ सदर के पुलिस वाले हो जो वहां रहते हो, लोकल हो, मकामी हो, आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। जितने भी आपके सूबे के अंदर जितने जजेस हैं उनको आप वहां लोकल लोगों को जजेस हो ताकि वहां के मसाइल सॉल्व हो जाएं। अच्छा, आप एक ऐलान करते हैं कि जी आज से तमाम ब्यूरोक्रेट, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अब आप देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो करने के लिए चीजें बड़ी आसान है और जिन माशरों ने की है उन्होंने तरक्की। 1960 में जो उस वक्त हेड था सिंगापुर का, सिंगापुर बहुत बुरी हालत में था 1960 में, उसने चंद चीजें की कि जी हमने चंद चीजें करनी है और हम किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सिंगापुर में जमीन सर वहां सिंगापुर की आप बात करें, वहां तो च्युइंगम चबाने पर पाबंदी है और फाइन है। उस मुल्क को हम अपने साथ तो कंपेयर कर नहीं सकते। हमें तो सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर महफूज करना है कि इस टेक्नोलॉजी से, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने खुद कहा था कि बंद तो रही है भाई लेकिन आगे जाके माशरे को बिगाड़ेगी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर कमियानी। गुफ्तगू आपसे हम जारी रखते हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई कि सोशल मीडिया वो छुरी है जिससे खाना भी तैयार किया जा सकता है और जान भी ली जा सकती है। इसलिए इस छुरी का सही इस्तेमाल हमारे बच्चे करें। तमाम तर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को मॉनिटर करें। ताला एक वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे क्योंकि जहां टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो हम उसे, इस छुरी को अच्छे तरीके से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। हमने ये देखा है नाजरीन कि हमेशा क्रिकेट मैच जो है वो या तो बारिश का शिकार हो जाता है या फिर कोई डिले हो जाता है, कोई ऐसी आसमानी सुलेमानी आ जाती है कि मैच खत्म होता है। यहां शहद की मक्खियों ने इस मैच पर हमला कर दिया है और आप देख सकते हैं कि सारे खिलाड़ी लेट चुके हैं और मेरे ख्याल में इनके तो कप्तान भी लेट चुके हैं। शहद एक ऐसी चीज है जो हर कोई खाना चाहता है लेकिन मक्खी कोई पाल नहीं सकता। मैं ये कहूंगा कि शहद जैसे मीठे ना हो वरना लोग आपको निगल जाएंगे। अल्लाह अकबर। इसलिए जरूरी है कि शहद की मक्खी से जो है, मच्छी आ गई, मक्खी से बचा जाए। तो अब देखें ये हमारे खिलाड़ी जो है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे लेटे रहेंगे, बात ये है मैच कब शुरू होगा। हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये मक्खियां भिनभिनाती रहेंगी, हमें इन्हें मौका देना चाहिए। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। वेरी गुड। कभी आपने छत्ता आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं या आपका कारोबार है और बहुत सारे आपके मुलाजमीन हैं तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया में इस वक्त
खास तौर पे पाकिस्तान में फिनटेक्स का ज़माना है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ये एप्लीकेशंस हैं जो बहुत कुछ आसान कर रही हैं। सिर्फ 1 साल पहले ये एप्लीकेशन शुरू हुई, ये काम शुरू हुआ, फिनटेक शुरू हुई अभी के नाम से, और इसके फाउंडर्स और इसके सीनियर मेंबर्स मेरे साथ मौजूद हैं। COO अली रजा साहब और डायरेक्टर सेल्स सैयद मोहम्मद सुल्तान जैदी मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत उसको दे दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैलरियाँ हर कोई लेट कर रहा होता है, मुलाजमीन परेशान होते हैं। आपने पूरा सैलरी सिस्टम संभाल लिया और आप एडवांस सैलरी भी दे देते हैं कि यार 10 दिन काम किया, 10 दिन की सैलरी फौरन से मिल जाए। अली रजा साहब, कैसे आपको ये आइडिया आया? सबसे पहले तो आपने जो इस प्रोडक्ट का प्रेमिस है वो पहले ही बयान कर दिया। आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में अब इस हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को अमली जामा पहनाने की अपॉर्चुनिटी थी। दूसरा, मैं बैंकर भी था, तो मैंने देखा कि लोगों को बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस करना कितना मुश्किल था। उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के पास जाते थे एडवांस सैलरी लेने के लिए। हमने सोचा कि वाई डोंट वी टेक अप द वैल्यू चेन, हम ये पूरा काम एंड टू एंड क्यों नहीं कर देते ताकि एम्प्लॉय की इज़्ज़त नफ्स मजरूर नहीं हो जब वो एम्प्लॉयर के पास जाए और बोले 2 दिन बाद 3 दिन बाद एडवांस मिलेगा। अगर किसी को ज़रूरत आज है और उसने अपनी तनख्वाह कमा ली है तो उसको एक्सेस देने की पॉसिबिलिटी, पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल इकोसिस्टम अब इतना मैच्योर हो गया है कि हम इंस्टेंटली 30 सेकंड में उसको वो पैसे दिलवा सकते हैं। उसकी वजह से 30 सेकंड में अंडर 30 सेकंड्स। वाओ। खुदा न खास्ता किसी को रात को अगर अपने बच्चे को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया और पैसे नहीं हैं तो लिटरली हमारी ऐप दबा सकता है। एग्जिस्टिंग बैंकिंग अकाउंट या वॉलेट जो आपके मेजरली मिडिल क्लास के पास होते हैं, उसके अंदर हमारा सिस्टम ऑटोमेटेड विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन वो पैसे अकाउंट में डाल देता है। सुल्तान, ये बताइए मोहम्मद कि आप सेल्स के सारा देखते हैं, हेड करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पैसे डूब गए हों? और मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा कि देयर आर नो सर्विस चार्जेस, पर आप लोग कमाते कैसे हैं? नहीं, देयर आर सर्विस चार्जेस, बट सर्विस चार्जेस आर वेरी मिनिमलिस्टिक। ओके। सो बेसिकली आप जितना इस्तेमाल करेंगे ये ऐप, उसके हिसाब से ही आपको चार्ज होगा। उसके ऊपर कोई आपको एनुअल चार्जेस या इस तरह की चीज़ बिल्ड नहीं होती। सो वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज ईजी एंड एज फीजिबल कि जितना सुकून से उसको और जितने कम पैसों में उसको सर्विस मिल सके वो मिले। और दूसरा क्या कहते हैं, पैसे डूबने का देखिए इसमें सवाल इसलिए नहीं पैदा होगा क्योंकि हमारी रिकवरी जो होती है वो कंपनी से होती है। तो जो कंपनी, क्योंकि हम एक एडवांस सैलरी कंपनी के बिहाफ पे दे रहे हैं, तो कंपनी जिस वक्त पेरोल चलाएगी उस वक्त वो पैसे उसके डिडक्ट करेगी और वो हमारे पास वापस आ जाएंगे अगले महीने का साइकिल दोबारा शुरू। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका CEO लेवल का आदमी है या आपका पियून या गार्ड है, सबके पास एक क्रेडिट लाइन और एक फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए अपने मुश्किल के वक्त में इस्तेमाल के लिए। और उसके लिए आपको किसी से मांगना ना पड़े। ये बताइए कि पाकिस्तान स्पेशली खुसूसी कराची में सेठ कंपनियां बहुत हैं और हम जानते हैं कि सेठ कंपनियों में ये प्रॉब्लम लाजमी होता है, सैलरी डिले होती है। आप लोग इन सेट्स को कैसे राजी कर लेते हैं? क्या वो खुशी खुशी आ जाते हैं आपके प्लेटफॉर्म पे या कन्विंस करना पड़ता है कि भाई आ जाइए, आपके मुलाजमीन का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा? तो शुरू में थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल था लोगों के, लेकिन अब जाके हमें एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट से, जिसकी वजह से हम लोग अब अराउंड अबाउट 180 कंपनी साइन कर चुके हैं, जिसके अंदर से 140 को हम इस वक्त सर्विस भी कर रहे हैं और बाकी एक्टिवेट करते जा रहे हैं। सेट के फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई भी रिसीवेबल पेमेंट किसी वजह से किसी एम्प्लॉय की सैलरी वो टाइम पे नहीं दे पा रहा, तो वो इस ऐप के थ्रू एक्सेस करके अपने मजबूरी के वक्त पे पैसा निकाल सकता है और एम्प्लॉय उससे थोड़ा सेटिस्फाई रहता है, तो जॉब रिटेंशन भी इंक्रीज़ होती है। तो सेठों के लिए एक एडवांटेज ही है इसके अंदर। और दूसरी तरफ से अगर पेरोल की भी कोई रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें हैं, तो ये ऐप उसको एड्रेस करती है। अली रज़ा साहब, ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं इस पाकिस्तान में जो इस वक्त न्यू वेंचर्स में जा रहे हैं, कैपिटल वेंचर्स में जा रहे हैं, सीड मनी के लिए ट्राई कर रहे हैं, और यकीनन आप एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ऐप होने के नाते उन लोगों को क्या मशवरा देंगे, हाउ टू गो अबाउट इट, क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए ताकि वो भी अपनी ऐप्स खड़ी कर सकें, और आपने क्या रास्ता अपनाया था? ओके, सो आई थिंक फ्रॉम एन एडवाइस स्टैंड पॉइंट, सबसे पहले तो आपको एक ऐसा आइडिया उठाना है जो एक मैनुअल पेन पॉइंट है और कोशिश करें कि वो अपना आइडिया उस पेन पॉइंट को सॉल्व करें। ठीक। उसकी वजह से इट विल बी वेरी इजी कि जो आप वेंचर कैपिटल फंड्स हैं
जो दुनिया भर में पैसे दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस साल भी पाकिस्तान को बहुत पैसे मिल रहे हैं ऑब्वियसली, सो जो है वो दे विल सी द अपॉर्चुनिटी। आपने कितना रेस किया सीड मनी? सो सीड मनी हमने तकरीबन $2 मिलियन रेस किया था, बट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग $22 मिलियन रेस माशाल्लाह माशाल्लाह। जो और लोग रेस कर रहे हैं उनको कोई मशवरा देते हैं कैसे रेस करने 22 मिलियन डॉलर? करें, अच्छा आइडिया लेकर आएँ और उसकी अच्छी एक सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन करें, एंड आई थिंक पीपल शुड बी एबल टू रेज। एंड सुल्तान, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं मोहम्मद, जिसमें जिनकी ख्वाहिश होती है कि यार मेरा सेठ मुझे अभी पे ले आए, मेरी भी है, तो हम किस तरह अपने अपने बॉसेस को फोर्स करेंगे कि भाई प्लीज आप अभी के लिए अप्लाई करें ताकि हमारी सैलरी अगर हमें जरूरत हो तो महीने के बीच में भी तो हासिल करें। फोर्स करने की जरूरत नहीं है। देखें, आपको सिर्फ जाके अपने HR या अपने फाइनेंस के थ्रू अगर आप जाके रिक्वेस्ट डालेंगे तो उसके थ्रू आपकी ये सर्विस एक्टिवेट हो सकती है। अच्छा, मैं एक और अपने व्यूअर्स को अभी की अचीवमेंट बताऊं कि बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स भी हैं इनकी कंपनीज की लिस्ट में जिनकी तनख्वाहें हमेशा 25-25 दिन लेट होती थी, जिनके मुलाजमीन हमारे साथी होते थे, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं और उनकी तनख्वाहें टाइम पे आ रही हैं। तो ऐसे सेक्टर को जो हमेशा से इर्रेगुलर रहा हो, हमेशा से सैलरियां डिले करता हो, जहां काम करते हैं मुलाजमीन को मालूम होता है कि भाई 2 महीने काम करोगे फिर पहली सैलरी आएगी, वहां पर आपने इंप्लीमेंट कर दिया, कुछ चैलेंजेस तो होंगे उस वक्त? सर देखें, किसी की भी सैलरी जो डिले हो रही है वो कोई खुशी खुशी नहीं करता। उसके यूजुअली मकसद ये होता है कि कभी आपके पैसे एज एन एम्प्लॉयर जो अपने आगे आपके रिसीवेबल्स है वो नहीं आए, जिसकी वजह से वो नहीं दे पा रहे सैलरी, या फिर किसी और जगह पे इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो उस केस के अंदर देखें, हम क्या करते हैं कि हम उस एम्प्लॉयर का जो रिसीवेबल और क्या कहते हैं जो पेएबल है उसको मैच कर देते हैं आके। सो इस सेक्टर के अंदर, ख़ासतौर पे ये सेक्टर्स जहाँ पे तकलीफ ज़्यादा है, जब उसको इस तरह की सर्विस मिलती है तो चैलेंजेस की जगह एक्चुअली में वो फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि वो इस सर्विस जो उनको कोई और ऑफर नहीं कर रहा वो उस केस में बंद नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनका एम्प्लॉई इतना खुश होता है कि रिटेंशन इंक्रीज़ होती है। मीडिया चैनल के अंदर आमतौर पर जो रिटेंशन का इशू रहा है वो इसी वजह से रहा है, एंड अल्लाह का शुक्र है वी बीन एबल टू सॉल्व इट। अरीजा, कैन आई से दिस कि आपके यूनिक आइडिया की वजह से इस वक्त इस सेक्टर में आपकी मोनोपोली है? You could say that, yes, at the moment. क्या आपका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई और ऐसा इदारा नहीं है पाकिस्तान में जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लुकिंग टू वर्क विद अ फ्यू बैंक्स एज वेल, सो आइडिया ये है कि हम लोग वी डोंट वांट टू बी इन दैट पोजीशन एनीवेज। ठीक है, हम चाहेंगे कि जो है वो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ बिग मार्केट, एक कोई सिंगल पर्सन सर्व नहीं कर सकता। सो आइडिया यही है कि हम इन कोलैबोरेशन विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोई और कंपनी जो ये काम करना चाहती है उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जो होगा लोगों के जहन में इस वक्त जो इंटरव्यू देख रहे हैं आपका कि यार 30 सेकंड में साला पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे कैसे? ये बताएं मुझे। हम लोग बेसिकली आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, बैंक्स में IBFT होता है, इंटर बैंक फंड्स ट्रांसफ़र, हम उसी रेल्स के अंदर कनेक्टेड हैं। सो स्टेट बैंक के थ्रू? स्टेट बैंक नहीं, एक कंपनी है OneLink, उसके थ्रू। OneLink के थ्रू, ओके। तो आप फ़ौरन से उसके पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट में वो 10 दिन जो उसने काम किया है और उसकी सैलरी बनती है मालिक की तरफ, लेकिन उसको ज़रूरत आ गई है, एमरजेंसी हो गई है, वो फ़ौरन से आपकी ऐप के थ्रू, कितने अभी तक डाउनलोड्स आपकी ऐप के हो चुके हैं वैसे? सो एट द मोमेंट वी हैव अराउंड 4000 डाउनलोड्स जो एक्टिव यूज़र्स हैं, और वैसे तो हमारे सिस्टम पे अप्रॉक्सीमेटली 6-6.5 लाख लोग हैं जो ready to go on to the system and through the various partnerships and agreements that we have in place. ज़ैदी साहब, आपके इस वक्त करंट चैलेंजेस क्या हैं जो आप समझते हैं कि अभी को अबूर करने हैं? नेक्स्ट कौन सा माइलस्टोन आपने सेट किया हुआ जो अचीव करना है? सर देखिए, बहुत सिंपल है, वी आर वेरी स्मॉल कंपनी, जाहिर बात है हम लोगों का साइज़ बहुत छोटा है, हमारे साइज से ग्रो कर रहे हैं, और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो उस मार्केट में हर इंसान तक ये फैसिलिटी पहुंचाना जो हमारा एक ख्वाब है कि ब्लू कॉलर को वो क्रेडिट फैसिलिटी या वो फैसिलिटी मिल सके जो उसको पाकिस्तान में कोई नहीं देता, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जाहिर बात है रास्ता बहुत लंबा है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, लोगों को इस ऐप का इस्तेमाल, यूज़ केस सिखाना, किस तरीके से वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके लिए हमारी पूरी एक टीम क्रिएट की गई है, ताकि हम लोग सिर्फ ये ऐप कस्टमर को देते नहीं जाके, हम एक पूरा उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं जिसमें उसको बार बार जाके समझाया जाता है कि उसको फ़वाइद क्या हैं इस चीज़ के, और आगे चल के इसमें क्या क्या प्रोडक्ट ऐड होंगे जिसकी वजह से उसके फ़ायदे हम और इंक्रीज़ करेंगे। ये एक बहुत तवील सफ़र है। मुझे यही बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि किसी के अगर एम्प्लॉइज़ कम है, 10, 15, 20 एम्प्लॉइज़ है तो वो यूज़ नहीं कर सकता, 200 होना ज़रूरी है? नहीं, देखें, हमने 10 लोगों की कंपनी को भी इंटरटेन किया है, 10,000 की भी किया है, और लाख लोगों की कंपनी तक, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम और सब के लिए प्राइसिंग हम सेम रखते हैं, तो
हर एम्प्लॉई को हम उसी प्राइस पे लेके आते हैं, दैट्स अ स्टैंडर्ड। और पेरोल की फाइनेंशियल साइज की भी कोई लिमिट नहीं है कि वो 1 अरब का पेरोल हो या 1 करोड़ का? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एनी लिमिट कैन बी एंटरटेन। एनी लिमिट कैन बी एंटरटेन। वाह। और अब इस वक्त बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपको सुन रहे होंगे वो दुआ ये कर रहे होंगे कि हमारे एम्प्लॉयर को ख्याल आ जाए, और जो एम्प्लॉयर्स होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि यार हमें कितने पैसे ऊपर लगेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स यही सोचा जाता है कि यार ये अब बता नहीं रहे हैं कि मार्कअप कितना है, परसेंटेज कितनी है, कितना रेट प्रॉफिट होगा, तो उसका कोई परसेंटेज है? मार्कअप तो है ही नहीं, तो बेसिकली सिंपल ये इस्लामिक प्रोडक्ट है, तो उसकी वजह से हम प्रोसेसिंग फीस इस्लामिक प्रोडक्ट जी बिल्कुल, तो शरिया कंप्लाइंट है। दूसरा क्या कहते हैं, हम एक सिंगल प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो वो बेसिकली होता ये है कि हर ट्रांजैक्शन पे 100 रुपये चार्ज होते हैं। सो चाहे आप 10,000 निकालें, 10 लाख निकालें, 1 लाख निकालें, 100 रुपये इज़ अ फ्लैट फीस दैट्स गोइंग टू बी चार्ज। वाओ, आई एम रियली ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू कि आप आए हमारे शो पे, हमारे शो के 4 चांद लगाए, साथ साथ लोगों को बताया कि कितनी अच्छी फिनटेक्स इस वक्त पाकिस्तान में आ चुकी हैं जो तमाम तर मुलाजमीन को वक्त पे तनख्वाह और एडवांस तनख्वाह देने में बड़ी कारआमद साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं इन दोनों साहिबान का, सल्तनत मोहम्मद सुल्तान जैदी और अली रजा साहब अभी से हमारे पास आए हुए थे, और यकीनन आप भी अब सोच रहे होंगे कि अभी इस्तेमाल करना अभी है। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद मुलाकात होगी दुनिया बोल है में, कहीं जाइएगा नहीं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और आपको बताया चलें कि दुनिया बोल होने के साथ साथ दुनिया एक ऐसी जगह भी है जहां पर इस वक्त एक ही लैंग्वेज चल रही है जो कि एक बाइनरी कोड है 010101। इस कोड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब हम मेटावर्स में दाखिल हो चुके हैं और मेटावर्स के साथ साथ ब्लॉकचेन बन रहे हैं, एनएफटीज खरीदे जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज की डीलिंग हो रही है। हम एक अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं। यकीन जानिए एमएस ऑफिस और एमएस डोस से पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होंगे, लेकिन उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक गेस्ट भी मौजूद है। और वर्दा, आइए आपको मिलवाते हैं हुमायूं अली खान से। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं, पहले मुझे ये बताइए, जब आपने डिसाइड किया कि आपको हैकर बनना है, सबसे पहले फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली एक तरीके से शौक थी, और क्योंकि ये फील्ड इतनी कॉमन नहीं है और लोगों को इससे लाइक अवेयरनेस अभी। और जब भी हम हैकिंग की बात करते हैं हमारे जहन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही आता है कि आप एक हैकर हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है, अभी दुनिया का ज़्यादा रुझान ज़्यादातर नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जल्दी जाता है। अब नेगेटिविटी की जगह अगर लोग थोड़ा पॉजिटिव भी सोचें तो देयर विल बी ऑलवेज गुड। तो जाहिर सी बात है अब फैमिली के लिए भी, क्योंकि अब एक आता है जनरेशन गैप। अब हमारी फैमिली में जो जनरेशन गैप आता है फ्रॉम फादर्स टू फादर्स, उसकी वजह से थोड़ी अवेयरनेस इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से फैमिलीज़ को इतना अवेयर नहीं होते लाइक साइबर सिक्योरिटी क्या है, एथिकल हैकिंग क्या है, और कंप्यूटर का रुझान अभी दुनिया में किस लेवल पे पहुंच गया। ये एथिकल हैकिंग क्या है? क्योंकि इंटरनेशनली इसका रुझान बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ इतना नहीं है। अच्छा ये भी क्लियर करते चलें कि ये एथिकल हैकिंग ये टर्म है क्या, मतलब ये किस किस्म की टर्म है? हैकिंग एथिकल कैसे हो सकती है? बिल्कुल, अब हैकिंग बेसिकली किसी भी सिस्टम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी सर्वर में पेन टेस्ट करके एक्सप्लेनेशन लेना या किसी भी सर्वर पे एक्सेस ले लेना विदाउट एडमिन परमिशंस। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि लाइक मैं अगर किसी एडमिन से परमिशन लेके उसकी सिक्योरिटी इश्यूज़ को चेक आउट करना चाहता हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड एन एथिकल वे। तो एंटी हैकिंग हो गया ना, एथिकल हैकिंग कैसे हुआ? ये एथिकल हैकिंग इस तरीके से हुआ क्योंकि यहाँ मैंने एक एडमिन ने मुझे खुद परमिशन दी कि लाइक वो अपने सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को चेक आउट करना चाहते हैं। बिल फर्स्ट एक डोर है, अब मैं चाहता हूँ कि एक डोर को मैं किस वे से खोल सकता हूँ। अगर मैं उसे विदाउट एडमिन परमिशन, विदाउट एनी पर्सन परमिशन इजाजत से खोल लूँ, तो दिस इज द इशू। अच्छा, यानी आप ये एक सिक्योरिटी टेस्ट के लिए जो है वो यूज करते हैं। तो यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे बोल नेटवर्क का जो है पोर्टल आप हैक करें, मतलब आपको मैं परमिशन दिलवाऊं हमारी टेक्निकल टीम से, तो आप ये कर लेंगे? बिल्कुल, जबरदस्त। वैसे हमने एथिकल हैकिंग का तो हमें नहीं पता, लेकिन हैकिंग जो है उसमें पाकिस्तान का नाम काफी मशहूर हो गया है। मनी हिस्ट में भी जो है प्रोफेसर जो है पाकिस्तान से ही हेल्प लेते हैं। तो ये मुझे बताइए कि ये हैकिंग किस तरह की, और जैसे अभी मैंने देखा बड़ा आपने क्राउड जमा किया हुआ था, मैं बड़ी छोटी लेवल की सोच से चलूंगा क्योंकि हमारे यहाँ जो है टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा जो है नहीं समझा जाता। तो दोस्त यार तो आते होंगे, यार बच्ची की आईडी हैक कर दो, जरा पता करना है कहीं और तो सेटिंग नहीं हुई। बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी लोग आए हैं फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज टू। अब वहाँ ज़्यादातर इश्यूज ये होते हैं कि यार मुझे यहाँ ये इश्यूज हैं, ये होता है, आप काइंडली मुझे आईडीज़ हैक कर दें,
आप काइंडली व्हाट्सएप हैक करवा दें, इंस्टाग्राम, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ये इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान नहीं चला रहा, और ऑब्वियसली सी बात है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है तो उन्होंने ऑलरेडी अपने सिक्योरिटी रिसर्चर्स को बिठाया हुआ भी है और एक्सटर्नली भी वो अपॉइंट करते रहते हैं सिक्योरिटी रिसर्चर्स को। ओके, ज़बरदस्त। तो एक पोर्टल को आप परमिशन के साथ कितनी देर में हैक कर लेते हैं? अगर एक पोर्टल की परमिशन हो तो डिपेंड्स ऑन द वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटीज पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये किस तरीके से लैंग्वेज, इसके ऊपर आप लैंग्वेज के जरिए करते हैं क्या? इसका तरीकाकार क्या होता है? कोई सॉफ्टवेयर, कोई आप की यूज़ करते हैं, किस तरह से? अब बेसिकली इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक देयर आर एसक्यूएल वल्नरेबिलिटीज एंड अदर देन दैट अगर मैं डिटेल्स में जाऊं इन डेप्थ तो इट विल बी लाइक, नहीं मतलब एसक्यूएल पे कर रहे हैं ना, या लैंग्वेज पे जो है वो आप कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं इस कोड को लैंग्वेज के जरिए। चले बस सही है, ये बेहतरीन। हुमायूं, आप ये बताइए कि आपने कहा कि आपका निक नेम है द आई ऑफ साइबर, ये क्यों रखा आपने, क्या सोच के रखा? द आई ऑफ साइबर बेसिकली इज द विजन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, and the vision of cyber security within Pakistan is that I should aware the people and provide the services regarding the cyber security within the country. As I see in foreign countries, like many of the peoples are providing big services all over the world, लेकिन आज पाकिस्तान हमारा इन सर्विसेज से बहुत ज़्यादा पीछे है। 2021 में हमारे नेशनल साइबर सिक्योरिटी को बनाया गया है जिसकी पॉलिसीज स्टिल यानी कि वर्किंग में है। अच्छा, काफ़ी बैंक्स जो है उन पर साइबर अटैक भी हुआ है 2021-2020 में ही जो है, और काफ़ी लॉस भी हुआ है, तो यकीनन आपने उनसे रब्ता किया होगा कि किस तरह से जो है वो इन्हें रिजॉल्व किया जाए। क्या रिस्पॉन्स आया आपको बैंकर्स का? बैंक्स का लास्ट टाइम मैंने जब वर्किंग की थी तो उसमें इतना इश्यूज ये होते हैं, क्योंकि एक इशू होता है एक बैंक का इशू, एक होता है कि सर्वर साइड इशू, और एक होता है जो आपकी खुद की मिस्टेक से हों। ठीक है, अब लोगों की इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि अब बैंक वाले इसकी सिक्योरिटी नहीं रखते कि आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को मिसयूज़ करवाएं या कहीं और जाके जो अनट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहाँ यूज़ करें, या डेबिट कार्ड्स को या एटीएम कार्ड्स को। सही, यानी कि अपना ख्याल हमें खुद रखना चाहिए अपने डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का। थैंक यू सो मच हुमायूं, आप आए। और एक बहुत है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, पाकिस्तान के बच्चे इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं हैकिंग की तरफ, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम गैजेट्स का इस्तेमाल या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही वे में कर रहे हैं या गलत वे में। अल्लाह करे कि हम सही वे में कर लें, क्योंकि आज तक तो हम सही वे में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। हम जो भी ऐप यूज़ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई कनेक्शन हो जाए, पर हम टेक्नोलॉजी को अभी तक सही वे में इस्तेमाल नहीं कर सके। खैर, अल्लाह हाफिज़ से याद आया कि जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे, तला को, वर्दा को, दुनिया बोल है से। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।